Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture I'll discuss about the restriction endonucleases, especially type 2 restriction endonucleases. But before starting the lecture, this is about me. I'm Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in plant microbe interaction. I have qualified CSIR UGC NET JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. Now let's start the lecture, and the topic is type 2 restriction endonucleases. So जो restriction enzymes होते हैं वो DNA को कट करते हैं at sites of rotational symmetry, and different enzymes recognizes different recognition sequences. So most of the type 2 restriction endonucleases जो होते हैं they recognize and cleave within a particular sequence of 4 to 8 nucleotides. Means जो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होते हैं वो रिकॉग्नाइज एंड क्लीव करते हैं डीएनए को विद इन पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स. और ये जो 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं दे हैव ए टू फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. अब सवाल ये है कि ये टू फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल इको R1 की अगर रिकॉग्निशन सीक्वेंस की बात करें तो इको R1 की रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है 5' GAATTC 3'. ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड इट इज 3' CTT AAG 5'. This is the 6 nucleotide recognition sequence, means 6 base pair recognition sequence. So eco R1 की जो recognition sequence होती है they are 6 base pair recognition sequence. और इस 6 base pair recognition sequence की अगर बात करें तो this is the axis of symmetry. ये क्या है? ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री. अब इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री की अगर बात करें तो इनके लेफ्ट साइड एंड राइट साइड 5' GAA सीक्वेंस है. इस स्टैंड पे 5' GAA स्टैंड GAA सीक्वेंस है. सिमिलरली अगर 3' एंड की बात करें तो 3' CTT से 3' CTT. सो इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड सिमिलर सीक्वेंस है, मींस एक तरह की सिमेट्री है. और इस तरह की सिमेट्री को बोलते हैं टू फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. और इस तरह का जो सीक्वेंस होता है वो पैलिंड्रोम होते हैं. पैलिंड्रोम मतलब क्या होता है? उल्टा सीधा एक समान. मीन्स अगर फॉरवर्ड से रीड करते हैं और बैकवर्ड से रीड करते हैं तो सेम मीनिंग्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल इको R1 रिकॉग्निशन सीक्वेंस की बात करें सो इको R1 रिकॉग्निशन सीक्वेंस में अगर फॉरवर्ड से हम रीड करते हैं फ्रॉम द 5' एंड इट इज द GAATTC. सिमिलरली अगर हम बैकवर्ड से रीड करते हैं फ्रॉम द 5' एंड इट इज GAATTC. मीन्स फॉरवर्ड से 5' की तरफ एंड रिवर्स से दैट इज बैकवर्ड से 5' की तरफ जो होते हैं सीक्वेंस वो सेम है. सिमिलरली अगर 3' से रीड करें फ्रॉम द फॉरवर्ड इट इज 3' CTT AAG. सिमिलरली अगर बैकवर्ड से 3' से अगर रीड करें तो इट्स 3' CTT TTC. सो अगर 5' फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड से रीड करें तो सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है. सिमिलरली अगर 3' फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड से रीड करें तो सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है. सो दिस इज द और इस तरह के सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ 4 base pair, 6 base pair and 8 base pair restriction enzymes. 4 base pair restriction enzyme की अगर बात करें तो इट इज MBO1, DPN1, SAW3A1, MSP1, HPA2, ALU1, HAE3 and TAI1. So these are 4 base pair recognition sequence. So these are 4 base pair restriction enzymes. 6 base pair restriction enzyme की अगर बात करें तो it's BGL2, CLA1, PVU2, PVU1, KPN1. 8 base pair restriction enzyme की अगर बात करें तो it is NOT1 and
SBF1 and these are their respective recognition sequences. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो इस रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है उसको बेसिकली हम स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं. स्लैश से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं कि जहां पे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज कट करता है. फॉर एग्जाम्पल इस इको R1 रिकॉग्निशन साइट में दिस इज द स्लैश एंड दिस इज द स्लैश. सो इको R1 का क्लीवेज साइट ये है और यहाँ पे स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं. सेकेंड वन इज द स्टार. स्टार वहां पे हम रिप्रेजेंट करते हैं जहां पे न्यूक्लियोटाइड का मॉडिफिकेशन होता है मिथाइलेशन के थ्रू. मीन्स किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक क्लीवेज और दूसरा मॉडिफिकेशन. सो स्लैश रिप्रेजेंट्स द क्लीवेज साइट एंड स्टार रिप्रेजेंट्स द मॉडिफिकेशन साइट. For convenience, it is a usual practice to simplify the description of recognition sequence और सिर्फ इसको हम वन स्टैंड ऑफ DNA से शो करते हैं जो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ रन करता है. फॉर एग्जाम्पल इको R1 की अगर बात करें तो इको R1 को हम सिंपली इस सीक्वेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज 5 प्राइम GAATT C3 प्राइम. इको R1 की अगर बात करें तो इको R1 makes a single stranded break 4 bases apart in the opposite strand. So इको R1 की जो साइट है GAATTC, it is 5 prime and 3 prime. 3 prime is the CTTA and G towards the 5 prime. अब इनका जो क्लीवेज साइट है ये क्लीवेज साइट है. सो जैसे ये डबल स्टैंडर्ड DNA पे यहाँ पे क्लीव करेंगे ये 4 बेस पेयर का ओवरहैंग जनरेट होता है. दिस इज द 4 बेस पेयर ओवरहैंग मीन्स इट इज द 5 प्राइम ओवरहैंग इन इको R1 आफ्टर क्लीवेज इज जनरेटेड. सो जैसे ही इको R1 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से DNA कट होता है आफ्टर क्लीवेज 5 प्राइम ओवरहैंग जनरेट होता है. बट सवाल ये है कि क्या सारे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो 5 प्राइम ओवरहैंग क्रिएट करते हैं? एंड द आंसर इज नो, क्योंकि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेस वैसे होते हैं जो आफ्टर क्लीवेज 3 प्राइम ओवरहैंग जनरेट करते हैं. एंड द एग्जांपल इज PST1 एंड इट्स रिकॉग्निशन सीक्वेंस इज CTG-CAG. इट इज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है दैट इज ब्लंट एंड और फ्लश एंड. सेकेंड वन इज द स्टिकी एंड जिसको कोहेसिव एंड भी बोलते हैं. अब सवाल ये है कि ये ब्लंट एंड और स्टिकी एंड होता क्या है. कुछ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो डबल स्टैंड कट करते हैं इन द मिडिल ऑफ द रिकॉग्निशन सीक्वेंस. एंड अगर वो डबल स्टैंड कट करते हैं इन द मिडिल ऑफ रिकॉग्निशन सीक्वेंस, सो उससे जो रिजल्ट होता है, उससे जो रिजल्ट आता है दैट इज ब्लंट एंड. ब्लंट एंड को फ्लश एंड भी बोलते हैं. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ ALU1 दैट इज AGCT फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, TCGA फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम. अब ये जो ALU1 का क्लीवेज साइट है, ALU1 का क्लीवेज साइट ये है और ये सिंपल डबल स्टैंडर्ड कट करता है इन द मिडिल ऑफ रिकॉग्निशन सीक्वेंस. एंड आफ्टर क्लीवेज ऑफ डबल स्टैंडर्ड कट इन द मिडिल ऑफ रिकॉग्निशन सीक्वेंस, इनसे जो क्लीवेज प्रोडक्ट है ये ब्लंट एंड जनरेट करते हैं. सो ब्लंट एंड में कोई भी ओवरहैंग नहीं होता है. एंड द एग्जांपल ऑफ ब्लंट in the restriction endonuclease is ALU1 and the second one is the SMA1. SMA1 की recognition site है 6 base pair recognition site, 6 base pair recognition sequence that is CCC-GGG.
नाउ व्हाट इज स्टिकी इंड्स है? सो कुछ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएजेस ऐसे होते हैं जो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस के बीच में डबल स्टैंडर्ड कट नहीं करते हैं, बल्कि वो स्टैगर्ड कट करते हैं। और ये जो स्टैगर्ड कट होता है दे आर यूजुअली बाई 2 और 4 न्यूक्लियोटाइड्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर इको R1 की अगर बात करें तो इको R1 की रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होती है? दैट इज 5 प्राइम GAA TTC एंड इनकी जो क्लीवेज साइट होती है ये यहाँ होती है और ये यहाँ होती है। मीन्स ये हमेशा क्लीव करेगा 5 प्राइम GA के बीच में, चाहे वो इस स्टैंड पे हो या इस स्टैंड पे हो। और जैसे ही ये क्लीव करेगा यहाँ पे 5 प्राइम ओवरहैंग जनरेट होता है, 5 प्राइम AATT। और ये स्टिकी एंड्स होते हैं क्यों? क्योंकि ये जो ओवरहैंग है दोनों पे, ये ओवरहैंग हाइड्रोजन बेस पेयर बना के री एसोसिएट हो सकता है, इसीलिए इसको स्टिकी एंड्स बोलते हैं। एंड द अदर एग्जांपल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट प्रोड्यूसेस स्टिकी एंड्स इज PST1। और PST1 का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है दैट इज CTGCAG फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सो PST-CTG-CAG प्रोड्यूसेस 3 प्राइम ओवरहैंग। और जो स्टिकी एंड्स होते हैं जिनको कोहेसिव एंड्स भी बोलते हैं, जो भी स्टिकी एंड जनरेट करते हैं उसमें दो तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन या तो इंट्रामॉलिक्यूलर एसोसिएशन। इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन मीन्स कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एसोसिएट कर सकते हैं विच इज हैविंग 5 प्राइम ओवरहैंग या 3 प्राइम ओवरहैंग। मीन्स जिसमें स्टिकी एंड्स होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन कर सकते हैं। दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर, वो सेम मॉलिक्यूल भी री एसोसिएट कर सकता है बाय बेस पेयरिंग और ये सर्कुलराइज हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लंट एंड एंड स्टिकी एंड्स। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो सेम स्टिकी एंड्स प्रोवाइड करते हैं बट डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल BAMH1, BGL2 एंड SAW3A। BAMH1, BGL2, SAW3A इनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस तो डिफरेंट है बट दे आर प्रोड्यूसिंग सेम ओवरहैंग दैट इज GATC, GATC, GATC एंड इट इज 5 प्राइम ओवरहैंग। These are the some examples of recognition sequences of most frequently used restriction endonucleases. PVU2, ALU1 and HE3, they are blunt end restriction enzymes. EcoR1, BAMH1, BGL2, PVU1, HIND3, HINF1, SAW3A, TAC1, NOT1, SF1, these are sticky in producing restriction endonucleases, and these are the recognition sequence of the respective enzymes where N represents the any nucleotide. दो और important terms है that is isocytomers and neocytomers। अब सवाल यह है कि आइसोसाइजोमर्स एंड नियोसाइजोमर्स होता क्या है? आइसोसाइजोमर्स, आइसो मीन्स सेम, नियो मीन्स न्यू। आइसोसाइजोमर्स की अगर बात करें तो आइसोसाइजोमर्स वह रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जो कि रिकॉग्निशन सीक्वेंस जिनका सेम होता है और क्लीवेज साइट भी सेम होता है। मीन्स वैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जिनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड क्लीवेज सीक्वेंस, जिनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड क्लीवेज साइट दोनों के दोनों सेम होता है, उस तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आइसोसाइजोमर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल AVA2 एंड SIN1, इन दोनों का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है 5 प्राइम GGA या T CC 3 प्राइम और इनका जो क्लीवेज साइट है इट इज बिटवीन G एंड G। नियोसाइजोमर्स की अगर बात करें तो इनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस तो सेम होता है बट क्लीवेज पॉइंट डिफरेंट होता है। दो ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, दो या दो से ज्यादा ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जिनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस सेम होता है बट क्लीवेज साइट डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल SMA1 एंड XMA1,
इसमा 1 एंड एक्समा 1 इन दोनों की रिकॉग्निशन सीक्वेंस ट्रिपल सी ट्रिपल जी है, बट इनका जो क्लीवेज साइट है डिफरेंट है। इसमा 1 की क्लीवेज साइट सी एंड जी के बीच में है, जबकि एक्समा 1 की क्लीवेज साइट सी एंड सी के बीच में है। सो आइसोसाइजोमर्स एंड नियोसाइजोमर्स क्या है? आइसोसाइजोमर्स वैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जिनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस सेम होता है एज वेल एज क्लीवेज साइट भी सेम होता है, लेकिन नियोसाइजोमर्स वैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जिनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस तो सेम होता है बट क्लीवेज साइट डिफरेंट होता है। The next important term is star activity. Generally restriction endonuclease अपने प्रॉपर रिकॉग्निशन सीक्वेंस को ही रिकॉग्नाइज करके क्लीव करते हैं, बट जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होते हैं वो अंडर एक्सट्रीम कंडीशन बोले तो चाहे वो एलिवेटेड पीएच हो सकता है या लो आयनिक स्ट्रेंथ हो सकता है। सो अंडर एक्सट्रीम कंडीशन चाहे कुछ भी हो, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस इज कैपेबल ऑफ क्लीविंग सीक्वेंसेस जो कि सिमिलर होगा बट आइडेंटिकल नहीं होगा टू देयर डिफाइंड रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। मीन्स कि अंडर एक्सट्रीम कंडीशन जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियसेस होंगे वो सिमिलर रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस को क्लीव करेंगे, सिमिलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस को क्लीव करेंगे, बट वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस आइडेंटिकल नहीं होगा, और इस तरह की एक्टिविटी को बोलते हैं स्टार एक्टिविटी। And the most common type of altered activities are acceptance of base substitution and truncation of number of bases in the recognition sequence. एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इको R1 की अगर बात करें तो इको R1 की जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है इट इज 5 प्राइम GAATTC3', बट अंडर एक्सट्रीम कंडीशन ये इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है 5 प्राइम NAATTN3', where N represents any nucleotide and the cleavage site of normal eco R1 is that is between G and A, लेकिन जो स्टार एक्टिविटी के अंडर एक्सट्रीम कंडीशन है that is between N and A. So this is the star activity of eco R1. So under elevated condition, so under extreme condition eco R1 की जो क्लीवेज साइट होती है या रिकॉग्निशन साइट होती है वो सिमिलर होता है बट आइडेंटिकल नहीं होता है फॉर द इको R1 ओरिजिनल रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। नेक्स्ट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉग्निशन सीक्वेंस इन डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल में रिकॉग्निशन सीक्वेंस की फ्रीक्वेंसी को हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस जो नंबर ऑफ रिकॉग्निशन सीक्वेंस हैं किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल में हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। देन द नंबर एंड साइज ऑफ द फ्रैगमेंट जनरेटेड बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ occurrence of target sites in the DNA to be cut। मींस जिस DNA को हम कट करना चाहते हैं उस पे कितना फ्रीक्वेंसी ऑफ occurrence है उस रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस का। अगर हम ये एज्यूम करें कि डीएनए मॉलिक्यूल में 50% जीसी कंटेंट है एंड द 4 बेसेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है रैंडम है। 4 बेसेस का मतलब क्या हुआ? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। सो इन बेसेस का जो ऑकरेंस है वो रैंडम है। सो आफ्टर एज्यूमिंग दीज 2 कंडीशंस, टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की अगर बात करें दैट इज GATC, ये दिस शुड अकर एवरी 4 to the power 4 न्यूक्लियोटाइड, मीन्स 256 न्यूक्लियोटाइड। एवरी 256 न्यूक्लियोटाइड पे ये टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर हम हेक्सा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की अगर बात करें तो दे शुड अकर वंस एवरी 4 to the power 6
means 4096 nucleotide base pair, every 4096 nucleotide base pair पे ये हेक्सा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर 8 बेस पेयर रिकॉग्निशन सीक्वेंस की अगर बात करें तो इट शुड अकर वंस एवरी 4 to the power 8 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में 65,536 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। सो इसको जनरली हम कैलकुलेट करते हैं 4 to the power n से। n is the number of nucleotides. It is the number of nucleotides in recognition sequence. In practice, there is not a random distribution of 4 bases and many organisms can be AT or GC rich. For example, अगर nuclear genome of mammal की बात करें तो they are 40% GC and dinucleotide CG is 5-fold less common than statistically expected. Similarly, CCG and CGG are the rarest trinucleotides in most AT-rich bacterial genome. CTAG is the rarest tetranucleotide in GC-rich bacterial genome. Thus, different restriction endonuclease with 6 recognition sites can produce average fragment site significantly different from the expected 4096 base pair. And this table shows the example of average fragment size produced by different enzymes with DNA from different sources. For example, APA1 एंजाइम की अगर बात करें तो इनका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है GGC होता है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अराबिडोप्सिस में ये इनका जो एवरेज फ्रैगमेंट साइज प्रोड्यूस होंगे दैट इज 25,000, इन निमेटोड्स 40,000, ड्रोसोफिला 6,000, E. coli 15,000 and human 2,000 and it is similar for AVR2, BAMH1, DRA1 and SPE1। कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो प्रेफरेंशियल क्लीवेज शो करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स के सम साइट पे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं दैट इज फाज लेम्डा डीएनए। फाज लेम्डा डीएनए की अगर बात करें तो फाज लेम्डा डीएनए पे 5 इको R1 साइट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द फाज डीएनए, दिस वन इज द लेफ्ट साइड एंड दिस वन इज द राइट साइड और इस पे 5 इको R1 की साइट्स है। अब इन 5 इको R1 की जो साइट्स है वो सारे के सारे इक्वली क्लीव नहीं होंगे। जो साइट towards the right terminus पे है they cleaved 10 times faster than middle site of the molecule। means eco R1 की वह साइट जो right terminus पे है वह साइट 10 times faster क्लीव होगी as compared to middle site of the eco R1 in faz lambda DNA। दूसरी बात SAC2 की अगर बात करें तो SAC2 की टोटल 4 साइट है। दिस इज द SAC2 साइट। सो SAC2 की वह साइट जो कि मिडिल में है दे क्लीव 50 times faster than the remaining। There is a group of 3 restriction enzymes which show an even more dramatic site preference। For example, NAR1, NAE1, SAC2 that is SAC2, they require simultaneous interaction with 2 copies of their recognition sequence before they will cleave DNA। means ये साइट वैसे साइट है जो कि DNA क्लीव के लिए इनका simultaneous requirement होता है 2 copies of their recognition sequence। फॉर एग्जाम्पल अगर NAR1 DNA को क्लीव करता है सो NAR1 DNA को क्लीव करने से पहले इनके 2 रिकॉग्निशन साइट की कॉपी साइमल्टेनियसली इंटरैक्ट होना चाहिए। Thus, NAR1 will rapidly cleave 2 of the 4 recognition sites on the plasmid DNA but will seldom cleave the remaining 2 sites। means
नैरवैन साइट जो है वो 4 रिकॉग्निशन साइट्स में सिर्फ 2 रिकॉग्निशन साइट्स ही क्लीव कर पाता है, बाकी 2 बहुत ही रेयरली क्लीव कर पाता है, क्योंकि इनको क्लीव कर क्योंकि नैरवैन रिकॉग्निशन सीक्वेंस को नैरवैन एंजाइम से क्लीव करने के लिए 2 रिकॉग्निशन सीक्वेंस का इंटरैक्शन होना चाहिए। Next topic is simple DNA manipulation can convert a site from one restriction enzyme to another restriction enzyme। Means कि simple DNA manipulation से हम एक restriction site को दूसरे restriction site में convert कर सकते हैं। For example, अगर एक restriction site है और इसमें अगर हम simple DNA manipulation किए तो हमें दूसरे restriction site में convert हो सकता है। In order to join 2 fragments of DNA together, it is not essential that they are produced by same restriction endonuclease। Means अगर हम 2 DNA fragments को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि वो सेम restriction endonuclease से वो फ्रैगमेंट प्रोड्यूस हुए हों। बहुत सारे restriction endonuclease हैं जो कि compatible cohesive ends प्रोड्यूस करते हैं, and there are many examples of compatible cohesive ends। For example, AGE1 एंड AVA1 की अगर बात करें तो इनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस डिफरेंट है। AGE1 की रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है? ACCGGT, जबकि AVA1 की जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है दैट इज CCC। लेकिन AGE1 की जो क्लीवेज साइट है बिटवीन A एंड C है, AVA1 की जो क्लीवेज साइट है बिटवीन C एंड G है, एंड आफ्टर क्लीवेज they produces identical 5' overhang, means CCGG means they can be ligated together। If more cohesive ends were produced by 6 base pair cutter, ligation products are often recleavable by 4 base cutters। For example, जो हाइब्रिड साइट है ACCGGG, it can be cleaved by HPA2, NCI1, SCRF1। ये सारे इन एंजाइम से कट हो सकते हैं। New restriction sites can be generated by filling in the overhangs generated by restriction endonucleases and ligating the products together। इसको अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। For example, this is the site of EcoR1 GAATTC, और इस साइट को हम इस EcoR1 से क्लीव करते हैं। अगर हम क्लीव करेंगे तो इसमें 5' ओवरहैंग जनरेट होगा, मीन्स ये 2 फ्रैगमेंट जनरेट होंगे एंड दोनों में 5' ओवरहैंग होगा, दैट इज 5' AATTC का। ये जो गैप है दूसरे स्टैंड पे, फर्स्ट स्टैंड पे ओवरहैंग है, दूसरे स्टैंड पे गैप है, इसको हम फिल करते हैं बाय डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से जब हम फिल करते हैं तो ये फिल हो जाता है एंड देन इस दोनों फ्रैगमेंट को लाइगेट करेंगे बाय डीएनए लाइगेज। आफ्टर लाइगेशन ये अदर सीक्वेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस इज नॉट EcoR1 साइट, दिस इज GAATTC। GAATTC को EcoR1 से डाइजेस्ट किए, देन डीएनए पॉलीमरेज से फिल किए, देन डीएनए लाइगेज से इसको ज्वाइन किए, एंड आफ्टर ज्वाइनिंग एक न्यू रिकॉग्निशन सीक्वेंस जनरेट करता है, और इस न्यू रिकॉग्निशन सीक्वेंस में 3 डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस है फॉर restriction endonucleases। First one is the XMN1, that is GAATTC। इनका जो क्लीवेज साइट है, दिस इज द क्लीवेज साइट एंड दिस इज ब्लंट एंड रेस्ट्रिक्शन endonucleases। सेकेंड एंजाइम इज TSP5091। इनका जो रेस्ट्रिक्शन साइट है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस तो सेम है बट क्लीवेज साइट इज बिटवीन G and A, and this is the cohesive end or sticky end producing restriction endonuclease, and this site is identical to EcoR1।
द थर्ड एंजाइम इज AAC1 और MSC1। इनका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो सेम है, लेकिन इनका जो क्लीवेज पॉइंट है इट इज बिटवीन T एंड T। सो किसी भी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज को हम फिल करके दूसरे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज की साइट को हम जनरेट कर सकते हैं। देयर आर आल्सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ ब्लंट इन रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज दैट प्रोड्यूस recleavable ligation products. For example, when molecules generated by cleavage with ALU1 AGCT joined to one produced by EcoR5 means ALU1 से फ्रैगमेंट जनरेट किए और उसको ज्वाइन करते हैं EcoR5 से जनरेट किए हुए फ्रैगमेंट से। कुछ लाइगेशन साइट की जो सीक्वेंस होगी GATCT होगी, कुछ की सीक्वेंस AGATC होगी और ये दोनों के दोनों क्लीव हो सकते हैं MBO1 से जिनकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस GATC होगी क्योंकि दोनों में GATC की रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। नेक्स्ट वन इज द मिथाइल ट्रांसफरेज MSSS1। ये क्या करता है, इसका काम क्या है, ये मिथाइलेट करता है CpG डाइन्यूक्लियोटाइड को जो कि आइसोलेटेड होते हैं स्पाइरोप्लाज्मा से, एंड दिस एंजाइम कैन बी यूज्ड टू मॉडिफाइड इन विट्रो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस टारगेट साइट व्हिच कंटेन CG सीक्वेंस। Some of the target sequences modified in this way resistance to endonuclease cleavage while others will remain sensitive. For example, if the sequence is CCGG, इसको अगर मॉडिफाइड करते हैं SSS1 से, it will resistance to HPA2 but sensitive to MSP1. Since 90% methyl group in genomic DNA of many animals including vertebrates and echinoderms can occur 5-methyl cytosine in sequence CG, MSSS can be used to imprint DNA from other sources with a vertebrate pattern. Now next topic is methylation can reduce the susceptibility of DNA to cleavage by restriction endonuclease and efficiency of DNA transformation. Means methylation DNA की susceptibility को for cleavage by restriction endonuclease reduce करता है as well as transformation की efficiency को भी reduce करता है। इकोलाई स्ट्रेन की अगर बात करें तो इकोलाई स्ट्रेन में 3 तरह के साइट स्पेसिफिक डीएनए मिथाइलेज प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज द डैम मिथाइलेज जो कि डैम जीन से इनकोड होता है। सेकेंड वन इज द DCM मिथाइलेज जो DCM जीन से इनकोड होता है, एंड थर्ड वन इज द मिथाइलेज MECO-K1। डैम मिथाइलेज की अगर बात करें तो डैम मिथाइलेज मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है। कहां से कहां करता है, एस एडिनोसाइल मिथियोनिन से N6 पोजीशन ऑफ एडेनिन रेजिड्यू इन द सीक्वेंस GATC। मीन्स कि GATC सीक्वेंस के एडेनिन रेजिड्यू के N6 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करता है फ्रॉम एस एडिनोसाइल मिथियोनिन। सेकेंड मिथाइलेज इज DCM मिथाइलेज। DCM मिथाइलेज की अगर बात करें तो ये CCAGG CCTGG इनका जो इंटरनल साइटोसिन रेजिड्यू है, इस इंटरनल साइटोसिन रेजिड्यू के C5 पोजीशन पे मिथाइलेट करता है, मींस मॉडिफाई करता है। इन डीएनए इन विच GC कंटेंट इज 50%, मींस वैसा डीएनए जिसमें GC कंटेंट 50% है, साइट्स फॉर these two methylases occur on average 256 to 512 बेस पेयर। जो थर्ड एंजाइम है दैट इज MECO-K1, बट इस एंजाइम की जो साइट होती है वो बहुत ही रेयर होती है एंड इट अकर्स एवरी 8 बेस पेयर। These enzymes are of interest for 2 regions. ये जो enzymes हैं that is DAM methylase, ये 2 region से interesting है। Some or all of the sites for restriction endonuclease may be resistant to cleavage when isolated from strains expressing DCM or DAM methylase, and this occurs when particular base in recognition site of a restriction endonuclease is methylated. Means कि अगर कोई recognition sequence methylated
मिथाइलेटेड है तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से रेजिस्टेंस होगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसको क्लीव नहीं करेगा। द रेलिवेंट बेस में बी मिथाइलेटेड बाय वन ऑफ द इकोलाई मिथाइलेज इफ मिथाइलेज रिकॉग्निशन साइट्स overlap the endonuclease recognition site. For example, DNA isolated from DAM plus E. coli, it is completely resistant to cleavage by MBO1 but not SAW3AI, both of which recognize the sequence GATC. Similarly, DNA from DCM plus strain will be cleaved by BST-N1 but not by EcoR2 even though both recognizes the sequence CCA TGG. It is worth noting that most cloning strains E. coli जो होते हैं उसमें DAM plus DCM plus होते हैं but double mutants are available. These methylases are of interest is that modification state of plasmid DNA can affect the frequency of transformation in special situation. Transformation efficiency जो होती है वो reduce हो जाती है कब? जब DAM modified plasmid DNA is introduced into DAM E. coli or DAM or DCM modified DNA is introduced into other species. When DNA is to be moved from E. coli to another species, it is best to use a strain lacking a DAM or DCM methylases. Next important point is it is important to eliminate restriction systems in E. coli strain used as a host for recombinant DNA. Means वैसा E. coli strain जिसको हम recombinant DNA के लिए host यूज करने वाले हैं उसमें restriction systems को eliminate करना बहुत जरूरी है. If foreign DNA is introduced into E. coli host, it may be attacked by restriction system in the host cell. Means host cell में अगर हम foreign DNA को introduce करते हैं तो host cell के restriction enzymes उसको attack करके destroy कर सकते हैं. An important feature of this system is that fate of incoming DNA in the restrictive host depends not only on the sequence of DNA but also upon its history. Means incoming DNA का जो fate है वो host system में दो चीजों पे depend करता है. First one is the sequence of DNA and दूसरा उनकी history. For example, DNA sequence may not be restricted depending upon its source immediately prior to transforming the E. coli host strain. As we have seen, post replication modification of DNA usually in the form of methylation of particular adenine or cytosine residue in the target sequence protect against cognate restriction system but not against different restriction system. Because restriction provides a natural defense against invasion by foreign DNA, it is usual to employ a K restriction deficient E. coli K12 strain as a host in transformation with newly created recombinant molecules. For example, mammalian DNA has been ligated into a plasmid vector. Transformation of EcoK1 restriction deficient host eliminates the possibility that the incoming sequence will be restricted even if mammalian sequence contains an unmodified EcoK target site. Whereas the EcoK1 restriction system encoded by HSD-RMS gene, that is HSD-RMS gene. These are HSD-RMS gene cleaves DNA that is not protected by methylation at target site. The MCR-A, MCR-BC, MCRR endonuclease cut DNA that is methylated at specific positions. MCR-C, MCR-B and MRR. All three endonucleases restrict DNA modified by CpC methylase and the MRR endonuclease will attack DNA with methyl adenine in specific sequences. The significance of this restriction enzyme is that from many bacteria and from all plants and higher animals is extensively methylated and its recovery in cloning experiments will greatly reduce if
restriction activity is not eliminated, means ये काफी ज्यादा मिथाइलेटेड होते हैं, इनका क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं अगर रेस्ट्रिक्शन एक्टिविटी को एलिमिनेट नहीं करते हैं. There is no problem with DNA from Saccharomyces cerevisiae or Drosophila melanogaster since there is a little methylation of their DNA. All the restriction systems in E. coli cluster together as immigration control region. This is the immigration control region of E. coli strain and it is about 14 kb. कुछ स्ट्रेन्स जो होते हैं दे कैरी म्यूटेशन इन वन ऑफ द जीन. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेन DH1 and DH5 have mutation in HSDR gene, so they are defective for the ECO-K1 endonuclease but still mediate ECO-K1 modification of DNA. स्ट्रेन DP50 की अगर बात करें तो उनमें HSDS जीन में म्यूटेशन होता है, so they lack both ECO-K1 restriction and modification activities. अदर स्ट्रेन्स की अगर बात करें E. coli C and the widely used cloning strain HB101 have a deletion of the entire MCRC MRR region, hence lack all restriction activities. And the success of cloning experiment is critically dependent on the quality of any restriction enzymes that are used. Means क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट का सक्सेस जो है वो डिपेंड करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्वालिटी पे. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो अवेलेबल हैं मेनी डिफरेंट कमर्शियल सोर्सेज से अवेलेबल है. सो एंजाइम सोर्स को अगर हम चूज करते हैं उसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि इट इज to consider the quality of enzymes supplied. High quality enzymes are purified extensively to remove contaminating exonucleases and endonucleases and test for the absence of such contaminants from part routine quality control on the finished product. And the most important thing is the absence of exonucleases. अगर एक्सोन्यूक्लियस प्रेजेंट है कोहेसिव एंड्स का जो ओवरहैंग्स होते हैं उसको हटा सकता है और एलिमिनेट कर सकता है रिकॉम्बिनेशन की फॉर्मेशन को. कंटामिनेटिंग फॉस्फेटेज अगर है तो वो टर्मिनल फॉस्फेट रेजिड्यू को रिमूव कर सकता है और टर्मिनल फॉस्फेट रेजिड्यू अगर रिमूव होगा तो उससे लाइगेशन प्रिवेंट होगा. इवन वेयर सब्सिक्वेंट लाइगेशन इज अचीव्ड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट मे कंटेन स्मॉल डिलीशन. And the message is clear, cheap restriction enzymes are in reality poor value for money. टिपिकल क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर क्या है? डीएनए फ्रैगमेंट्स जो प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय एक्सेसिव ओवर डाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट डीएनए विथ ईच रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस. दीज फ्रैगमेंट्स is then ligated and recut with the same restriction endonuclease. means substrate DNA के excessive over digestion से जो DNA fragments produce होते हैं उन DNA fragments को ligate करते हैं then फिर से recut करते हैं with the same restriction endonuclease. Ligation can occur only if 5' 3' termini are left intact. means ligation तभी होगा जब 5' and 3' termini intact होगा and only those molecules with perfectly restored recognition site can be recleaved. जो normal binding pattern है after cleavage they indicate that both 3' and 5' termini are intact and the enzyme preparation is of free detectable exonucleases and phosphatases. So this is the gel picture of quality control of the enzyme PST1. DNA को ओवर डाइजेस्ट करते हैं विद द इंडोन्यूक्लियस PST1 और ये जो फ्रैगमेंट्स आते हैं इन फ्रैगमेंट्स को लाइगेट करते हैं एंड दीज आर द बाइंडिंग पैटर्न. दिस इज द PST1 डाइजेस्ट, दिस इज द लाइगेशन एंड दिस इज द रीकट विद PST1 और ये दोनों के दोनों सेम बाइंडिंग पैटर्न शो कर रहे हैं. इट मीन्स कि द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द एंजाइम इज गुड, मीन्स एंजाइम इज प्योर. इसके अलावा एडिशनल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है दैट इज ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग एसे. ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग एसे में जो स्टैटिक मटेरियल होते हैं वो प्लाज्मिड में E. coli लैक G' जीन होते हैं. लैक
जी प्राइम जीन बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को इनकोड करता है एंड देयर इज ए सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर द एंजाइम अंडर टेस्ट। प्लाज्मिड को ओवर डाइजेस्ट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उसको रीलाइगेट करते हैं एंड देन ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू लैग-जी स्ट्रेन ऑफ ई. कोलाई। लैग-जी क्योंकि बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है, बट ये और इनका जो सबस्ट्रेट होता है एक्स गैल होता है, बट ये एक्टिव होते हैं IPTG के प्रेजेंस में। इफ द लैग-जी जीन रिमेन्स इंटैक्ट आफ्टर डाइजेशन एंड लाइगेशन इट विल गिव ब्लू कॉलोनी। मीन्स अगर बीटा गैलेक्टोसिडेज इनकोडिंग जीन जो है वो अगर इंटैक्ट है, दैट इज लैग-जी जीन इंटैक्ट है आफ्टर डाइजेशन एंड लाइगेशन, तभी वो ब्लू कॉलोनी प्रोड्यूस करेगा। अगर if any degradation of cut DNA occurred, then white colony will be produced. Means अगर blue colony है, the construct is non-recombinant. अगर white colony है, then the construct is recombinant. So this is all about type 2 restriction endonuclease, and in my next lecture I'll discuss about the joining of DNA molecules, and there are different method of joining of DNA molecules, and the enzyme is लाइगेज। और ये जो लाइगेज है वो दो सोर्स होते हैं, इकोलाई एंड T4 DNA लाइगेज। इकोलाई अगर सोर्स है तो उसमें कोफैक्टर जो यूज होता है वो NAD यूज होता है। T4 DNA लाइगेज अगर यूज होता है तो उनका कोफैक्टर ATP होता है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट ज्वाइनिंग DNA मॉलिक्यूल्स इन डिटेल।